नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो अगला लेक्चर है फ्लूइड मैकेनिक्स में। हाइड्रोलिक टरबाइंस हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने इम्पल्स टरबाइन पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएक्शन टरबाइन। ठीक, रिएक्शन टरबाइन को उदाहरण मैंने बताए थे आपको, फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लन टरबाइन। ठीक, तो फ्रांसिस टरबाइन क्या होती है? इनर रेडियल फ्लो टरबाइन होती है, जबकि कैप्लन टरबाइन क्या होती है? एक्सियल फ्लो टरबाइन होती है। तो सबसे आज हम लोग रिएक्शन टरबाइन देख लेंगे, ये जो मैंने बनाया है। ठीक, ये फ्रांसिस टरबाइन का स्केच है। ठीक, तो इसमें क्या है देखिए, सबसे पहले कौन कौन से मुख्य पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है स्पाइरल केसिंग, दूसरा रनर, तीसरा मान लीजिए ये आपकी मूविंग वेन्स, इसको दूसरा मान लीजिए, और तीसरा रनर मान लीजिए, और चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो होती है ड्राफ्ट ट्यूब। ये चार इसके मुख्य पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले पार्ट बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। स्पाइरल केसिंग। देखिए, स्पाइरल केसिंग जो होती है वो स्पाइरल फॉर्म होती है, मतलब इसका यहाँ पे एरिया अधिक होता है, आगे बढ़ते बढ़ते इसका एरिया कम होता जाता है। तो क्या होता है, यहाँ से जो हम लोग को यहाँ जो इसके एंट्रेंस पे एनर्जी मिलेगी वो मुख्यतः इसमें क्या होती है? प्रेशर एनर्जी होती है। कौन सी होती है? प्रेशर एनर्जी होती है। और जैसे जैसे ये स्पाइरल क्षेत्र से आगे बढ़ती है, प्रेशर एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जाती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है। किस में एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है। अब देखिए, क्योंकि ये इसमें प्रेशर एनर्जी की ज़रूरत अधिक होती है, काइनेटिक एनर्जी की में कन्वर्ट हो जाएगी स्पाइरल केसिंग से बाद में, इसीलिए इसमें हम लोग लो हेड का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि काइनेटिक हेड क्या होता है? काइनेटिक हेड एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv², और v इक्वल टू क्या होता है? √2gh। तो h जितना ज़्यादा होगा v की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, और v की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। देखिए, यहाँ तो हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए, हमें हमको क्या चाहिए? प्रेशर एनर्जी चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हेड कम रख लेते हैं। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरी जो है यहाँ पे वो है मूविंग वेन्स। दूसरा जो है पार्ट है मूविंग वेन्स। ठीक, मूविंग वेन्स है। इसमें सबसे पहले देखिए, इसके बाहर एक फिक्स्ड वेन होती है। मूविंग वेन्स को नंबर मत दीजिए, इसको नंबर दे दीजिए, फिक्स्ड वेन्स को। दूसरा देखिए, इसके बाद क्या होती है? फिक्स्ड वेन होती है। ठीक, तो यहाँ से जो हमको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है वो वाटर जो इसके अंदर घुस रहा है उसके अंदर तो फिक्स्ड वेन का एक सर्कल होता है, सरकमफ्रेंस होता है। ये क्या करता है? इसको गाइड करता है। तो इसको हम लोग मूविंग वेन, फिक्स्ड वेन को हम लोग गाइड वेन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गाइड वेन। ये रनर के साथ घूमती नहीं है। तो गाइड वेन क्या है? गाइड वेन का मुख्य काम होता है फ्लो को डायरेक्शन देना। फ्लो को डायरेक्शन किस प्रकार देना? इस प्रकार देना कि जो रनर की ब्लेड्स हैं, जो मूविंग ब्लेड हैं, इस पर क्या हो? ये टेंजेंशियली अटैक करे, मतलब जो फ्लो हो इस प्रकार हो कि इसको टेंजेंशियल इस पे अटैक करे, जिससे क्या होगा? हमको अधिक से अधिक वर्ल कंपोनेंट मिलेगा। तो ये क्या है? रनर घूमेगा। ठीक, तीसरा पार्ट जो है रनर है। रनर ही क्या होता है? मुख्य पार्ट होता है। रनर मतलब जो शाफ्ट होती है उस पर अटैच्ड जो ब्लेड्स होती है उसको सबको मिलाकर रनर कहा जाता है। मेन यही घूमता है, जिसके कारण शाफ्ट घूमती है, और शाफ्ट घूमती है तो उसके साथ जुड़ा हुआ जनरेटर घूमता है। उसके बाद आती है ड्राफ्ट ट्यूब। देखिए, ड्राफ्ट ट्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? देखिए, सबसे पहले होती है इसकी क्या हम लोग विशेषताएं जान लेते हैं ड्राफ्ट ट्यूब की। ड्राफ्ट ट्यूब की विशेषता होती है नंबर 1 की टेपर होती है। हमेशा क्या होगी? टेपर होगी, कभी भी स्ट्रेट सिलेंड्रिकल नहीं होगी, हमेशा टेपर होगी। चाहे सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो सकती है या फिर ये ट्रंक फॉर्म में भी हो सकती है, तो हमेशा टेपर होगी। तो देखिए, टेपर होने का इसमें क्या फार्मूला होता है? इसमें देखिए, जो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही काइनेटिक एनर्जी रनर हो जाने के बाद और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो रनर के जो एग्जिट पे, यहाँ एग्जिट पे जो भी वाटर मिलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। तो ये क्या कर उसी काइनेटिक एनर्जी से बाहर रिलीज कर देंगे तो क्या होगा? बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाएगी। तो ये क्या करता है? उसी काइनेटिक एनर्जी को, क्यों? क्योंकि इसका एरिया लगातार बढ़ रहा है। देखिए, इस क्रॉस सेक्शन पे कम है और दूसरे क्रॉस सेक्शन पे ज़्यादा है, तो एरिया बढ़ता ज़्यादा, तो क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी को फिर से प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। किसमें? काइनेटिक एनर्जी को फिर से प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है।
तो उससे क्या होता है कि हमको अधिक प्रेशर हेड प्राप्त हो जाता है, ठीक। तो जिसके कारण हमें अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक। दूसरी विशेषता ये होती है कि इसके कारण क्या है, देखिए हमने आपको बताया था कि इसका एक्सपेंशन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से होता है। यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी है, वो जो मैक्सिमम एनर्जी क्या है मिनिमम तक ला सकते हैं। तो अगर हम ड्राफ्ट ट्यूब लगा देते हैं तो जो प्रेशर हेड जो हमको अवेलेबल होता है वो एटमॉस्फेरिक हेड से भी नीचे चला जाता है। सपोज कहने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक। अगर हम ड्राफ्ट ट्यूब ना लगाएं और ये जो है हमको ग्रॉस हेड है, मतलब जो ग्रॉस हेड हमने का बताया था ना आपको, वाटर का मैक्सिमम हेड है, ठीक। अगर ये ग्रॉस हेड, ठीक, को अगर हम एक्सपेंड करें तो मैक्सिमम कहाँ तक कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक हेड तक ही इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। लेकिन जब हम इसमें टेपर ट्यूब मतलब ड्राफ्ट ट्यूब लगा देते हैं तो इसको उसके भी नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे तक, मतलब लगभग कुछ वैक्यूम के तक हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जो हमको नेट हेड अवेलेबल हो जाता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस प्रकार ये क्या है, रनर क्या है, ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है, हमको जो टोटल वर्क मिलना है उसके अधिक मात्रा में हमको वर्क उपलब्ध करा देता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन टरबाइन है। ये जो अभी हमने आपको बताया ये फ्रांसिस रिएक्शन टरबाइन के बारे में बताया। अभी इसके आगे कैप्लान के बारे में बताएंगे। तो ये फ्रांसिस रिएक्शन टरबाइन है, जनरल रिएक्शन टरबाइन इसी तरह की होती है, ठीक। इसमें देखिए बस इसको हम लोग इस तरह से फ्रांसिस टरबाइन को यूज़ करते हुए अधिक से अधिक एनर्जी को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। अब देखिए इसकी जो ब्लेड्स होती हैं, इसकी ब्लेड्स तीन तरह की हो सकती हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और रेडियल। तो तीनों के बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक। देखिए अब हम लोग इसके वेलोसिटी ट्रायंगल के हिसाब से बताते हैं आपको कि ये मान लीजिए इसकी वेन है, ठीक। सपोज ये मान लीजिए इसकी वेन है, ठीक। देखिए वेन के इनलेट पे तीन कंडीशन हो सकती हैं। नंबर 1, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। थीटा क्या होता है, जिस एंगल पे ब्लेड का इनलेट एंगल है, थीटा क्या है, थीटा इनलेट एंगल है, इनलेट एंगल ऑफ ब्लेड का इनलेट एंगल है, ठीक। अब देखिए अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पे ये थीटा है, यहाँ पे ये थीटा है, ठीक। यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम है तो उससे हम कहा जाता है बैकवर्ड वेन कहते हैं, ठीक। और यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडियल वेन कहते हैं। और थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री ज़्यादा तो उसे हम फॉरवर्ड वेन कहते हैं। अब देखिए क्यों कहते हैं, देखिए इसको बैकवर्ड वेन कहते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें रेडियल है, मतलब दोनों का एक तरह से जो रिजल्टेंट आता है u1 मतलब इनलेट वेलोसिटी है, ठीक। v1 क्या है, एब्सोल्यूट इनलेट वेलोसिटी है, और u1 क्या है, वेन की इनलेट वेलोसिटी है। जब दोनों का रिजल्टेंट जो होता है VR1 मतलब रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के जो बीच की होती है, वो अगर 90 डिग्री से कम एंगल पर इसको स्ट्राइक करती है वेन को, तो वो क्या कहलाती है, बैकवर्ड वेन कहलाती है। इसमें क्या होता है, UN की वैल्यू VW1 से कम होती है, मतलब VW1 इज ग्रेटर देन U1, ठीक। और दूसरा इसमें क्या होता है, रेडियल वेन में क्या होता है, देखिए इसमें U1 और VW1 दोनों की वैल्यू सेम होती है, U1 इक्वल टू VW1, ठीक। लेकिन इसमें क्या होता है, साथ में जो VR1 होता है, मतलब जो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है एट इनलेट, वो दोनों क्या होती है, सेम होती है, इक्वल टू VF1, ठीक। और तीसरा होता है जो फॉरवर्ड वेन होती है, उसमें जो एंगल होता है VR1 का वो थीटा 90 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होती है कि U1 की वैल्यू मतलब जो ब्लेड की इनलेट वेलोसिटी है वो वर्ल वेलोसिटी से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग तीन कैटेगरी कर सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए इसमें से हम लोग क्या कौन सा यूज़ करेंगे जो हम लोग के लिए बेस्ट होगा, जो हम लोग यूज़ करेंगे वो बैकवर्ड वेन करेंगे, ठीक। किसमें करेंगे, बैकवर्ड वेन करेंगे अगर टरबाइन का केस है। क्यों, टरबाइन के केस में हम लोग क्या चाहिए, रनर की पावर ज़्यादा
चाहिए। ठीक, तो रनर की पावर, ये बैकवर्ड वेन जितनी ज़्यादा होगी रनर की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि टरबाइन के केस में हम लोग क्या करते हैं, बैकवर्ड वेन लेते हैं। जबकि इसमें क्या है, पंप के केस में हम लोग किस प्रकार की वेन लेते हैं, फॉरवर्ड वेन लेते हैं। पंप के केस में क्या लेते हैं, फॉरवर्ड वेन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वेलोसिटी अधिक से, यहाँ पे जो वेलोसिटी है VR1 वो थीटा एंगल से अधिक पर हो। इससे क्या होगा कि रनर की पावर कम होगी, तो हमको पंप में पावर कम देना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या है, ये समझ लीजिए। इस तरह से ये 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन हम लोग देख लिए। अब आगे दूसरा पढ़ते एट आउटलेट देख लेते हैं। अब देखिए, अभी जो हमने इससे पहले देखा वो था इनलेट ट्राइंगल्स देखें, अभी आउटलेट ट्राइंगल्स हैं। ठीक, इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए बीटा मतलब होता है ब्लेड आउटलेट एंगल। बीटा बराबर क्या होता है, ब्लेड आउटलेट एंगल होता है। और जो फाई होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी का, वेलोसिटी एंगल विथ U2। ठीक, मतलब जो आउटलेट वेलोसिटी आएगी उसकी ब्लेड की, ठीक, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देखिए इसके 3 केसेस बन जाते हैं। ये बीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड आउटलेट। क्या कहेंगे, फॉरवर्ड आउटलेट। ये कैसा है, फॉरवर्ड आउटलेट। ठीक, और यदि बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, तो इसी को हम कहेंगे रेडियल आउटलेट। क्या कहेंगे, रेडियल आउटलेट। ओके, अब देखिए तीसरा जो है इसको हम कहेंगे बैकवर्ड आउटलेट। क्या कहेंगे, बैकवर्ड आउटलेट। ठीक, तो टरबाइन के केस में नॉर्मली क्या होता है, फॉरवर्ड आउटलेट ही देखने को मिलता है। लेकिन जो क्या होता है, फ्रांसिस टरबाइन इस प्रकार डिज़ाइन की जाती हैं कि उसमें क्या है, हमको हमेशा ही रेडियल आउटलेट प्राप्त हो। ठीक, तो फ्रांसिस टरबाइन की डिज़ाइन किस प्रकार होगी, फ्रांसिस टरबाइन की डिज़ाइन इस प्रकार होगी कि हमेशा रेडियल आउटलेट के फॉर्म में हमको क्या है, चीज़ें प्राप्त हो। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें जब ये रेडियल आउटलेट क्या होगा तो V2 बराबर हो जाएगा VF2 के। ठीक, तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए कि ये तो U2 आपको मिल रहा है। अब देखिए V2 के 2 कंपोनेंट मिलते हैं, एक यहाँ पे इस क्या कहते हैं, इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो VF2 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान दें तो इसमें क्या है, VW2 की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी वर्ल कंपोनेंट इसका नहीं मिल रहा है। मतलब V2 क्या है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, 0 है। ठीक, तो हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाए। ठीक, तो इस प्रकार की जो टरबाइन होती है वो फ्रांसिस टरबाइन में इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। और तीसरा होता है बैकवर्ड आउटलेट, वो पंप में नॉर्मली पाया जाता है। ठीक, तो रेडियल आउटलेट की फ्रांसिस टरबाइन की यही खासियत होती है कि उसमें किस प्रकार का आउटलेट होता है, रेडियल आउटलेट होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो ये 3 तरह से रेडियल मतलब 3 तरह के आउटलेट हमको टरबाइंस में देखने को मिलते हैं। इसके पहले हमने 3 तरह के इनलेट भी आपको बता दिए हैं। देखिए अब रिएक्शन टरबाइन में जो 2 मुख्य बातें हमने अभी इस पेल्टन टरबाइन में भी 2 चीज़ें बताई थी, स्पीड रेशियो, फ्लो रेशियो। स्पीड रेशियो, फ्लो रेशियो फार्मूले देखिए सेम है, लेकिन बस इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक, तो इसमें क्या है कि फ्रांसिस टरबाइन जो हमने अभी बताया आपको, फ्रांसिस टरबाइन, ठीक, फ्रांसिस टरबाइन, तो इसमें देखिए स्पीड रेशियो की वैल्यू होती है 0.6 to 0.9 होती है, जबकि फ्लो रेशियो की वैल्यू जो होती है वो 0.15 से लेके 0.45 तक इसकी वैल्यू होती है। अब अगला जो हम बताने जा रहे हैं वो है डिग्री ऑफ रिएक्शन। डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिग्री ऑफ रिएक्शन का देखिए मतलब हमने जो भी देखा, आपने पहले ही आपको बताया था कि कोई भी टरबाइन प्योर इम्पल्स नहीं होती, प्योर रिएक्शन भी नहीं होती। तो क्या होता है, या तो वो क्या होता है, हमेशा इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन ही होती है।
तो कहने का मतलब है कि जो भी एनर्जी उपलब्ध थी उसका कितना पार्ट हमने रिएक्शन के फॉर्म में यूज़ कर लिया, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो होता है प्रेशर हेड ड्रॉप इन रनर पर सेकेंड, प्रेशर हेड ड्रॉप इन रनर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वर्क डन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द लिक्विड या वेट ऑफ द फ्लूइड, ठीक, पर ठीक वेट ऑफ द फ्लूइड। ओके, मतलब कितना वेट ऑफ द फ्लूइड किस पे हम लोगों को प्राप्त हो रहा था वो हम लोग कर लेंगे। ठीक, तो इसी को हम लोग सकते हैं वर्क डन पर सेकेंड ऑन रनर, क्योंकि पूरा चीज़ रनर के केस में है। ठीक, तो वेट ऑफ द फ्लूइड स्ट्राइक ऑन रनर पर सेकेंड, ऑन रनर प्रति सेकेंड उसमें कितना स्ट्राइक कर रहा है उसका इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ रिएक्शन कहलाता है। मान लीजिए इनलेट पे प्रेशर कितना था, P1 था, तो इनलेट प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, इनलेट प्रेशर हेड हो जाएगा, हम जानते प्रेशर हेड का फार्मूला P अपॉन रो जी, तो P1 अपॉन रो इंटू जी, रो तो सेम रहेगा। इसी प्रकार अगर आउटलेट प्रेशर हम लोग कितना ले लें, आउटलेट प्रेशर अगर हम लोग P2 ले लें तो आउटलेट प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा P2 अपॉन रो जी। ठीक, आउटलेट प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, P2 अपॉन रो जी। अब देखिए रनर पावर का हम लोगों ने फार्मूला क्या बताया था, वर्क डन पर सेकेंड अगर हम लोगों ने लेना है वह सीधे सीधे ये रनर पावर है। ठीक, ऊपर का मिटा देते हैं। देखिए रनर पावर का फार्मूला था, यानी वर्क डन पर सेकेंड मतलब पावर, रनर वर्क डन पर सेकेंड, ये क्या था, रो इंटू क्यू, ठीक, इंटू क्या था, VW1 इंटू U1 प्लस VW2 इंटू U2, यही था ना फार्मूला, रो क्यू इंटू VW1 प्लस U1 प्लस VW2 इंटू U2। अब देखिए क्या है, फ्रांसिस टरबाइन में VW2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, अभी हमने बताया था। ठीक, तो ये हो जाएगा यही आपका रो इंटू क्यू VW1 इंटू U2, क्यों, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए वेट ऑफ द फ्लूइड स्ट्राइक पर सेकेंड, वेट ऑफ फ्लूइड स्ट्राइक पर सेकेंड कितना क्या होगा, ठीक, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी रो क्यू जी, ठीक, रो क्यू इंटू जी। ये भी बताए थे आपको जब शुरू में बता रहे थे, क्या बताए थे, वेट ऑफ द फ्लूइड कितना बताया था, रो इंटू ए इंटू क्या आता है, रो इंटू ए इंटू वी इंटू जी वेट होता था। ए भी को हम लोग क्या लिख सकते थे, क्यू लिख सकते थे, रो क्यू जी के हमने फॉर्म में लिख दिया। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ रिएक्शन आर जो है, आर की वैल्यू सभी हम लोग जितना जहाँ जहाँ वैल्यू पाए हैं सबको रख देंगे, तो हो जाएगा P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी डिवाइडेड बाय रनर पावर कितना है, रो क्यू VW1 इंटू U2 डिवाइडेड बाय क्या है, रो क्यू जी, तो इससे कैंसिल हो गया, जी कॉमन है। ठीक, इस तरह से ये एक हम लोग का फार्मूला बन गया। तो इसी तरह इसको अभी रख लेते हैं, अभी P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डिवाइडेड बाय VW1 U1, ये सॉरी U2 नहीं होगा, U1 ही होगा पूरा, VW1 U1 डिवाइडेड बाय जी। ठीक, तो ये हम लोग का एक फार्मूला बन गया है। अब हम इसी को बर्नौली इक्वेशन में रख के सॉल्व कर दें, किसको, इसी को हम लोग बर्नौली इक्वेशन में रख के सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए
कि हम जानते हैं P1 अपॉन रो जी प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ये बराबर क्या होता है बर्नौली इक्वेशन के अनुसार? बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है? ये बराबर होगा P2 अपॉन रो जी प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस लॉसेस। तो लॉसेस क्या है? लॉसेस यही है जो रनर ने उसमें से पावर निकाल ली है पर यूनिट फ्लूइड, ठीक। तो वही क्या है, उसी की वैल्यू क्या है, ये VW1 U1 अपॉन जी, ठीक। ये हेड लॉस है, मतलब जो पावर हम उसमें से रनर ने उसमें से पावर लेकर के उसमें विद्युत के रूप में कन्वर्ट कर दी, तो वही क्या हो जाएगा इसकी डिग्री ऑफ रिएक्शन। इसमें देखिए क्योंकि दोनों क्षैतिज अवस्था में है तो कोई फर्क नहीं, तो देखिए तो P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, देखिए इसको इस तरफ ले जाएंगे तो V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस VW1 U1 अपॉन जी। इसको उठा करके इसमें रख देंगे तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इतने की जगह हम लोग लिख सकते हैं, इसे पूरे फार्मूले को लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस VW1 U1 अपॉन जी डिवाइडेड बाय VW1 U1 डिवाइडेड बाय जी। इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस ये दोनों वैसे उसी फॉर्म में रहेंगे तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक। इन दोनों में से जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो बटा 2 रह जाएगा और VW1 U1, तो ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ रिएक्शन का फार्मूला, ठीक। तो इसको पूरा डेरिवेशन नहीं याद करना है, बस सीधा सीधा आपको याद रखना है कि R की वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ R इक्वल टू होता है 1 प्लस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2 VW1 U1, ठीक। तो ये हो जाता है हम लोग का फार्मूला, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है कि हमको जो इनलेट वेलोसिटी प्राप्त हो रही होगी यानी V1 की वैल्यू जो होगी, ठीक, वो हमेशा ही V2 से ज़्यादा होगी, आउटलेट की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, ठीक। तो जब ये ज़्यादा होगी तो सीधे सीधे मान मतलब है कि V1 की इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, मतलब ये वाला जो टर्म आएगा, ये वाला टर्म ऑलवेज कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव। इसीलिए R की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से कम होगी, ठीक। क्या होगी, ऑलवेज 1 से कम होगी। तो रिएक्शन टरबाइन के फर्स्ट पार्ट में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप तैयारी बनाए रखें, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।